हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। बच्चों इस लेक्चर में अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एनपीओ। क्लियर बच्चों? चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन शुरू करते हैं। बच्चों ये जो चैप्टर है जिसका नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर आपके बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है। अब सर 10 मार्क्स का कैसे आता है, ध्यान से सुनना बेटो। ये जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स 12th बोर्ड एग्जाम्स में 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब सर 10 मार्क्स में कैसे, ध्यान से सुनना बच्चों। अब 10 मार्क्स कैसे, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का जिसमें आपसे मान लो एमसीक्यू पूछ लेगा। क्लियर? 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 वर्ड आपसे कुछ पूछ लेगा। सेकंड आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। क्लियर बच्चों? 3 मार्क्स में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछेगा और एक क्वेश्चन होगा जो होगा 6 मार्क्स का, ये होगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सर जिसमें एनपीओ की सारी चीजें कवर अप होती है। क्लियर बच्चों? तो ये जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और एक अकेला इकलौता ऐसा चैप्टर है जो पूरा 10 मार्क्स का वेटेज करता है। क्लियर बेटा? 3 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स का 1 वर्ड हो गया या मान लो आपका एमसीक्यू हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, व्हाटएवर। 3 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कहाँ पे। और 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें एनपीओ में सारी टर्म्स जितनी भी चीजें अपने पढ़ी है एक साथ इस क्वेश्चन में पूछी जाती है। क्लियर बच्चों? शुरू करें अपन। चलो तो अपन शुरू करते हैं। सर ये एनपीओ क्या होता है, समझना बेटा। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीओ। नाउ सर व्हाट इज एनपीओ। चलो एनपीओ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। बेटा अपनी जो कंट्री है उसमें 2 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? क्या बोला? अपनी जो कंट्री है उसमें बेटा जनरली 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ओके सर, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ओके, एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है एनपीओ, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा नाम से ही इस चीज को समझो, इसी चीज को नाम से समझो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सो आपको इसके नाम से कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। समझना बेटा? तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर बच्चों? और अगर अपन एनपीओ की बात करें तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम या जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड सर्विसेज सच एज सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस एक्सेट्रा। बच्चों अपनी कंट्री में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट। सर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट? बेटा बहुत सारी, आपने नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्लियर बच्चों? तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्लियर बेटा? अब अगर अपन एनपीओ की बात करें, सर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव सर्विसेज देना है? आपने नाम सुना होगा बीइंग ह्यूमन। सलमान खान ने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है बेटा जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन। वो क्या है, एक एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर अपन बात करें एनिमल एड, आपने देखा होगा बेटा जो नॉर्मली सड़कों पे जानवरों के लिए गाड़ियां घूमती है, जानवरों की सुरक्षा के लिए गाड़ियां घूमती है, वो भी क्या है आपके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पूरी कंट्री में है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, तो उनको अपन नाम देते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज के लिए काम कर रही है, सोशल सर्विस हो गई। अच्छा अपन क्लब की बात करें, अगर मान लो कोई भी क्लब है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मेन मोटिव सर्विसेज देना है, तो वो एनपीओ में काउंट होगी। बहुत सारे बेटा अपने इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं। क्लियर? बहुत सारे ऐसे अपने इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका मेन मोटिव क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो उसको अपन काउंट करते हैं एनपीओ में। बढ़े आगे। चल तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव। अच्छा इसका मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, और अगर इसकी बात करें तो इसका मोटिव क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज। अच्छा सर कौन सी सर्विसेज? देखो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, सोशल हो गई, एजुकेशनल हो गई, रिलीजियस हो गई। क्लियर बच्चों? ओके। अब अगर अपन बात करें फंड्स की, अगर अपन दोनों में डिफरेंस लें ऑन द बेसिस ऑफ फंड्स, अब फंड्स का मतलब होता है पैसा। अब बेटा देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो, समझना, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को पैसों की जरूरत पड़ती है।
एम आई राइट? चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो, पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पैसा कहां से लाती है? एनपीओ अपनी एक्टिविटीज को रन करने के लिए पैसा कहां से लाती है? ओके, शुरू करते हैं। अगर बेटा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो सुनना, अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस में पढ़ा होगा ना सोल प्रोप्राइटरशिप, इवन आपने बेटा 11th में भी अकाउंटिंग कर रखी है, अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जो बिजनेस चलाता है, उसको अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है या मान लो कोई पार्टनरशिप है, समझना बेटा, अगर मान लो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है या मान लो कोई पार्टनरशिप है, तो उसमें पैसा कहां से आता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है मतलब वो जो अकेला ओनर है, वो अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो वो कहां से लाएगा? बाय कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मान लो अगर एक पार्टनरशिप है, अगर 3-4 जनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप खोली है, अगर उनको पैसों की जरूरत है तो वो कहां से ला सकती है? बाय कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अब सर मान लो कोई कंपनी है, समझना बेटा, मैंने बात ली एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप की, इसमें एक अकेला पर्सन बिजनेस को रन करता है। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में मोर देन 2 पर्संस बिजनेस को रन करते हैं। अब बात करूं अगर मैं कंपनी की, तो कंपनीज पैसा कहां से लाती है? कंपनीज पैसा लाती है बाय द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अब सर कौन सी सिक्योरिटीज? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब सर क्या होते हैं शेयर्स, अपन क्या होते हैं डिबेंचर्स? ये अपन 12th में आगे डिस्कस करने वाले हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स, ये पूरा आपका एक चैप्टर है। क्लियर बच्चों? तो अभी अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फंड कहां से लाती है। एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फंड्स कहां से लाती है? अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या अगर पार्टनरशिप है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और अगर मान लो वो कोई कंपनी है, अगर वो मान लो कोई बड़ी कंपनी है तो वो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अब सर एनपीओ पैसा कहां से लाता है? एनपीओ को भी तो पैसों की जरूरत है ना, तो एनपीओ पैसा कहां से लाता है? एनपीओ लाता है बाय डोनेशंस, बाय मेंबरशिप फीस, बाय सब्सक्रिप्शन। अब इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अभी खाली अपन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो एनपीओ पैसा कहां से लाता है? डोनेशन से और मेंबरशिप फीस से और सब्सक्रिप्शन से। क्लियर? अब ये क्या होता है ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 11th में भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे, 12th में भी अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। इनफैक्ट आप जहां जहां जाओगे अकाउंट्स में, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो अब चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बेटा लीगली दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। लाइक जर्नल हो गया, लेजर हो गया, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी प्रोसेस पढ़नी ही पड़ेगी। बट अगर अपन आगे बढ़े, लाइक मान लो जैसे आपने 11th में पढ़ा था बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, ये सब डिस्कस किया था। तो ये सब जो अपन ने डिस्कस किया था वो अपन ने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। मतलब 11th में जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ना आपने, 11th में आपको ध्यान हो तो आपने P&L अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। मतलब 11th में जो आप अकाउंटिंग कर रहे थे वो कौन से थी? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और अब जो अपन अकाउंटिंग करेंगे वो किसकी होगी? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, देखो जर्नल लेजर तो सब बनाते हैं, बट उससे अलावा उसके आगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई थिंक आप इससे रूबरू हो, आपने सबने 11th में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हुए हैं। क्लियर? तो अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या बनाती है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। बट अगर अपन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, समझना, अगर अपन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो अपने लिए नया है, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जर्नल लेजर के अलावा आगे कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है? विच इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर बच्चों? तो ये आपके लिए नया है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं और अपने लिए ये चीज नहीं है। क्लियर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर अपन बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। और अगर अपन एनपीओ की बात करें जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर अपन उसकी बात करें तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बच्चों? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। क्लियर? बढ़ूं आगे? चलो अब बात करते हैं सरप्लस और प्रॉफिट। अब सर आपने ये दोनों वर्ड क्यों लिखे, उसका रीजन सुनना बेटा। मैंने सरप्लस भी लिखा और मैंने प्रॉफिट भी लिखा। इसका रीजन ये है कि जब भी अपन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, समझना, जब भी अपन किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे प्रॉफिट। बट जब भी मैं किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तब मैं वहां पे वर्ड यूज करूंगा सरप्लस। सर ऐसा क्यों? क्यों बच्चों? मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा प्रॉफिट। और इसके लिए क्या इसका मेन एम प्रॉफिट कमाना है? नहीं, तो इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा सरप्लस।
क्लियर। चलो अब देखते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट किससे निकालती है, और अगर मैं एनपीओ की बात करूं तो एनपीओ में क्या यूज करूंगा बेटा, सरप्लस। सरप्लस अपन किससे फाइंड करते हैं, क्लियर। चलो तो ये चीज क्लियर हो गई। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा प्रॉफिट, और एनपीओ के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा सरप्लस, क्लियर। चलो अब बात करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। आपने 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, पी&एल अकाउंट बनाया था, ओके। तो अपन जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट प्रिपेयर्स P&L, क्या लिखा है बेटा मैंने, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट से अपन क्या निकालते थे बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। फिर उसके बाद अपन 11 में क्या बनाया था, P&L अकाउंट, P&L अकाउंट से अपन क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो जहां प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो वो क्या बनाती है बेटा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ताकि उसको क्या निकल सके, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बट जहां पे एनपीओ की बात आ जाती है तो एनपीओ का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, समझना, एनपीओ का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो इसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे सरप्लस और डेफिसिट। क्या यूज करेंगे बच्चों, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई कि ये भैया एनपीओ है तो उसके लिए वर्ड प्रॉफिट यूज नहीं होगा, इंस्टीट्यूट उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, सरप्लस या डेफिसिट। अब सरप्लस या डेफिसिट किससे निकालते हैं, ओके। It prepare income and expenditure account to ascertain surplus और deficit, क्लियर बच्चों। तो ये क्या बनाती है, P&L अकाउंट, ताकि उसको प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता कर सके। अब इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो ये क्या फाइंड करती है, सरप्लस या डेफिसिट। और सरप्लस और डेफिसिट किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइंड करती है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई थिंक ये चीज तुमको याद रहेगी, आगे मैं सब तुमसे पूछूंगा। जब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना बेटा, मैं आपसे सब चीजें पूछता रहूंगा, क्लियर। चलो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और एनपीओ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। समझना, देखो क्या लिखा हुआ है, इट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट या लॉस अमंग इट्स ओनर। हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा, जो प्रॉफिट और लॉस में, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, समझना, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसमें, इन द बेसिस ऑफ ओनर। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो एट द एंड जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अमंग इट्स ओनर्स। बढ़े आगे। अब अगर अपन एनपीओ की बात करें तो इट डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस। अच्छा, इसके लिए मैंने वर्ड यूज क्या किया, प्रॉफिट और लॉस, और इसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, सरप्लस या डेफिसिट। तो इट डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस और डेफिसिट अमंग इट्स मेंबर्स। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, ये चीज देखो, मैंने यहाँ वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, ओनर्स, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, मेंबर्स। ये चीज का भी ध्यान रखना, क्लियर बेटा। एनपीओ का कोई ओनर नहीं होता है, एनपीओ इज जस्ट वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो एनपीओ का बेटा ऐसा कोई ओनर नहीं होता है, एनपीओ में मेंबर्स होते हैं, एनपीओ में ट्रस्टीज होते हैं, क्लियर। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, ओनर्स। एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर्स होते हैं और एक एनपीओ के अंदर मेंबर्स होते हैं, उनकी ट्रस्टीज होती है। इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं होता है, क्लियर बेटा। तो ये रन कौन करता है, ये रन करते हैं मेंबर्स, ये रन करते हैं ट्रस्टीज, और इसको कौन रन करता है, इसके ओनर्स, और इसको कौन रन करता है, इसके मेंबर्स और इसके ट्रस्टीज। क्लियर बच्चों, जल्दी से कॉपी कर लो उसको फास्ट। चलो बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब बेटा जो अपन पढ़ने वाले हैं वो रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। अभी जस्ट मैंने आपको बताया एनपीओ 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। जल्दी बताओ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। सर पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है रिसीट एंड पेमेंट, दूसरा बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा क्या बनाती है, बैलेंस शीट। क्लियर। तो अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो होगा बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। अब अपन बारी बारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अपन ने पढ़ा रिसीट एंड पेमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसके बाद अपन बैलेंस शीट। क्लियर। तो अपन अब शुरू करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर बच्चों, ओके। नाउ सुना, 11th में आप सब 11th पास आउट होके आए हो। 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था कैश बुक, पढ़ा था, सबने पढ़ा था। पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, सबने पढ़ा था, है ना बच्चों, पढ़ा था। चलो अब आपने अगर वो 11th में टॉपिक जो था एक चैप्टर कैश बुक अगर वो पढ़ा था तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। सुनना मैंने क्या बोला, आप सबने 11th में कैश बुक पढ़ा था, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, ऐसा ही कुछ था। तो कुल मिला के रिसिप्ट एंड पेमेंट की अगर अपन बात करें तो बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कैश बुक।
इट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैश बुक। क्लियर? शुरू करें? ओके तो सर कह सकते हैं अपन कि रिसिप्टेंट पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हो। क्या कि रिसिप्टेंट पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। क्लियर? बढ़े आगे, देखें इसकी डेफिनेशन क्या होता है रिसिप्टेंट पेमेंट। ओके सर इट इज अ समरी ऑफ कैश। सुना बेटा, इट इज अ समरी ऑफ कैश, और कैश के अंदर क्या इंक्लूड है? बैंक। तो कुल मिला के रिसिप्टेंट पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन। हुआ ना कैश बुक? कैश बुक तो हुआ बेटा, क्यों? क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट के अंदर अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजैक्शन, एंड कैश इंक्लूड बैंक। कुल मिला के ये कैश बुक ही तो हुआ। कैश बुक में अपन क्या रिकॉर्ड करते थे? ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। क्लियर? तो कुल मिला के रिसिप्टेंट पेमेंट इज अ समरी ऑफ किसकी बेटा? कैश ट्रांजैक्शन, एंड कैश इंक्लूड बैंक ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो अपन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं क्या कि रिसिप्टेंट पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, ठीक है। अब सर अपन रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाते क्यों है? चलो ये तो पता पड़ गया कि रिसिप्टेंट पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब रिसिप्टेंट पेमेंट में अपन सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इंक्लूडिंग बैंक। क्लियर बेटा? तो और अपन ये भी कह सकते हैं कि भैया रिसिप्टेंट पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। हाँ बेटा बिल्कुल कह सकते हो, बट अब इसके पीछे बनाने का कोई तो रीजन होगा। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाने का कोई तो रीजन होगा। अब सुनना बेटा, इट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन। सर एसर्टेन मतलब टू कैलकुलेट। Recipient payment account is prepared to calculate cash position of an organization। बेटा अपन 11 में कैश बुक बनाते थे। अपन कैश बुक क्यों बनाते थे? ताकि अपने को ये एंड में पता पड़ सके कि अपने पास कितना कैश पड़ा हुआ है। तो उसी तरीके से रिसिप्टेंट पेमेंट बनाने का मेन एम क्या है? ताकि अपन को ये पता पड़ सके कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ अपनी चल रही है उस एनपीओ में कितनी अपने पास कैश इन हैंड या कितने अपने पास कैश एट बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर पड़ा हुआ है। मतलब कुल मिला के टू एसर्टेन कैश पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। बढ़े आगे, चलो एक बार रिवाइज कर लें क्या होता है रिसिप्टेंट पेमेंट। सर इट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन, और यू कैन से दैट इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। अच्छा सर ये क्यों बनाया जाता है? बेटा इट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन। क्या एसर्टेन? ये रिसिप्टेंट पेमेंट अपन को क्या बताता है? कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर, कि अपने पास एंड में कितना कैश इन हैंड और अपने पास एंड में कितना कैश एट बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। बढ़े आगे, चलो अब पहले अपन इसका पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर इसके अपन फीचर्स और फिर इसके अपन लिमिटेशंस की बात करेंगे, फिर इसके आगे अपन पढ़ेंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर इसके आगे अपन पढ़ेंगे बैलेंस शीट। क्लियर? तो शुरू करें। ओके सर, ये रहा आपका रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, ये डेबिट, ये क्रेडिट। अच्छा पता है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में बेटा और कैश बुक में ये फर्क है कि कैश बुक में डेट कॉलम होती थी। आपको ध्यान हो तो 11th में आपने कैश बुक बनाई थी तो यहाँ पे अपन लिखते थे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, याद है कुछ? अब रिसिप्टेंट पेमेंट में बेटा ऐसे डेट कोई नहीं होती है। इसमें क्या क्या होता है? ये साइड होती है बेटा रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आना, ये अमाउंट, ये पेमेंट, ये अमाउंट। क्लियर? मतलब पैसा आ रहा है तो डेबिट और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना, और अगर बात करूं बेटा मैं पेमेंट की तो पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाना। बढ़े आगे। अच्छा आपने 11 में देखा होगा यहाँ पे अपन डेट लिखते थे, फिर रिसिप्ट लिखते थे, फिर एलएफ, फिर कैश और बैंक, ऐसा कुछ करते थे। तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो अब सुनना सर, इस रिसिप्टेंट अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होती है? जो अकाउंट है बेटा रिसिप्टेंट अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होती है? सुना, टू बैलेंस बीडी। अच्छा बीडी मतलब स्टार्टिंग कैश इन हैंड, और यहां लिखा मैंने कैश एट बैंक। समझना बच्चों। अब इस रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होती है? आपको मान लो कोई कैश बैलेंस दे रखा है और आपको बैंक बैलेंस दोनों दे रखा है। अब मेरा एक तुमसे छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से मेरे को जवाब दो। कैश एंड बैंक इज एन एसेट? सही बोला बच्चों मैंने? कैश और बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बोथ आर द एसेट्स, और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? जल्दी बताओ सर, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो कुल मिला के अगर अपने को ओपनिंग कैश इन हैंड और अपने को ओपनिंग कैश एट बैंक बैलेंस दे रखा है, इट मींस अपने को एसेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, और एसेट अपने लिए क्या होता है बेटा? डेबिट बैलेंस। तो
एसेट अगर आपको दे रखी है, मान लो आपको ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आपको दे रखा है, तो उसका बैलेंस अपन लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। आपको कैश दे रखा है तो यहाँ पे कैश, और अगर आपको बैंक दे रखा है तो बैंक, दोनों को टोटल करके यहाँ लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, मान लो कि अगर आपको बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है सर? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बच्चों, जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है उससे ज्यादा आपने बैंक से विड्रॉ कर रखा है। तो अब मुझे बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जितना पैसा आपने बैंक में पड़ा हुआ है उससे ज्यादा अगर आपने बैंक से निकाल रखा है तो आपके लिए लायबिलिटी नहीं हुई? आपके लिए लायबिलिटी हुई। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। आई होप सो आपको मुझे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर बेटा? तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आपको बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, तो अपन यहां से शुरुआत करेंगे टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों की टोटल करके बाहर लिख दोगे। अगर आपको बेटा बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, और ओवरड्राफ्ट अपनी क्या होती है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, बढ़े आगे। चलो, अब रिसिप्ट की बात अगर अपन करें तो रिसिप्ट का मतलब होता है बेटा पैसा आना, और अगर अपन पेमेंट की बात करें तो पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाना। अब तुमको पता है बेटा, अपने अकाउंटिंग में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। चलो, बात कर रहा हूं मैं रिसिप्ट्स की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा रिसिप्ट्स की। तो अपनी अकाउंटिंग में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से पैसा आ सकता है। सुनना बेटा, और पेमेंट की भी अगर अपन बात करें तो पेमेंट में भी दो तरीके के पेमेंट होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर बेटा अपन रिसिप्ट्स की बात करें, रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसा आना। एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से पैसा आ सकता है, या तो वो होगा कैपिटल रिसिप्ट, या तो वो होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। है ना बच्चों? आपने 11th में पढ़ा है ना, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा है ना? पढ़ा है। चलो, अपन और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। अब सर अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में भी दो पेमेंट होते हैं सेम इसके जैसे। एक होता है बेटा कैपिटल पेमेंट, और एक होता है रेवेन्यू पेमेंट। क्लियर बच्चों? अगर अपन रिसिप्ट की बात कर रहे हैं तो पैसा आना, और अगर अपन पेमेंट की बात करें तो पैसा जाना। अब सर क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट? पहले अपन रिसिप्ट की बात करते हैं। सर क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट और क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट? सुनना बच्चों, अगर अपन कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, पहले मैं आपको समझाता हूं क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट और क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर इसके मैं एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा। चलो, अब बच्चों अगर अपन कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना। मतलब कुल मिला के अगर आपके पास कोई भी ऐसा पैसा आ रहा है विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। समझना बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है वो रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आना। अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं तो मतलब वो रिसिप्ट विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, या मान लो वो रिसिप्ट विच इज नॉट रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। मतलब आपको अगर कोई भी रिसिप्ट आ रही है, समझना, अगर आपको कोई भी रिसिप्ट आ रही है और अगर वो रिसिप्ट नॉन रिकरिंग इन नेचर है, एक होती है बेटा रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रेगुलर, रिकरिंग की अगर मैं बात करूं तो रेगुलर, और अगर मैं नॉन रिकरिंग की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं इररेगुलर। क्लियर? अगर मैं रिकरिंग की बात करूं तो वो रेगुलर, और अगर मैं नॉन रिकरिंग की बात करूं तो वो इररेगुलर। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब पैसा आना। अगर आपको, सुनना बेटा, कोई भी ऐसी रिसिप्ट आ रही है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी रिसिप्ट आ रही है और अगर वो नॉन रिकरिंग नेचर की है, मतलब विच इज नॉट रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, उसको अपन नाम देंगे कैपिटल रिसिप्ट। और जब मैं बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट की, मतलब वो रिसिप्ट विच इज रिकरिंग इन नेचर। समझना, विच इज रिकरिंग इन नेचर मतलब विच इज रेगुलर इन नेचर, और यूं बोल सकते हो कि वो रिसिप्ट विच इज रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये विच इज रिलेटेड टू, विच इज नॉट रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, और इसकी बात करूं विच इज रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ये बात करूं तो इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज रिकरिंग इन नेचर। ये इररेगुलर नेचर की होती है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेगुलर नेचर की होती है। बढ़ूं आगे। सर अब कौन सी ऐसी रिसिप्ट है जो
कैपिटल है, और कौन सी ऐसी रिसिप्ट है जो रेवेन्यू है। चलो ये स्पेस मैंने उसी लिए छोड़ी है। बैंक लोन, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। सुना बच्चों, अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर, तो उसको मान लो अगर पैसों की जरूरत पड़ी, समझना, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो वो पैसा बहुत तरीके से ला सकती है, क्लियर। तो एक अपन ने तरीका ले लिया बैंक लोन, और दूसरा तरीका जो एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा लाएगी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। तो मतलब कहने का मतलब है, अब मुझे बताओ, बैंक से जो आप लोन ला रहे हो क्या वो आपका रेगुलर नेचर का है? समझना, बैंक से जो आप रिसिप्ट ला रहे हो, बैंक से जो आप पैसा ला रहे हो, वो क्या आपका रेगुलर है या इरेगुलर? डेफिनेटली इट इज इरेगुलर। और मान लो अगर आपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करे, मान लो आपको पैसों की जरूरत है तो आपने बैंक से भी लोन ले लिया, अब आपने सोचा कि और पैसों की जरूरत है तो हमने मान लो मार्केट में यानी पब्लिक में अपन ने अपनी सिक्योरिटीज इशू कर दी, फॉर एग्जांपल शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो क्या मुझे बताओ, शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करना क्या आपका रेगुलर एक्टिविटी है? नहीं। सो दीज आर द इरेगुलर इन नेचर। तो अगर आपने मान लो कोई बैंक से लोन लिया, समझना, अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया या अगर आपने अपनी कोई भी सिक्योरिटीज इशू करी, समझना, अगर आपने कोई भी बैंक से लोन लिया या अगर आपने कोई भी सिक्योरिटीज इशू करी, तो दीज आर द कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये रोज रोज नहीं होता है, बैंक से लोन आप रोज रोज नहीं लाते हो, आप पब्लिक को शेयर्स रोज रोज इशू नहीं करते हो, सो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अब अगर अपन बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट की, समझना बच्चा, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एक्सेट्रा, क्लियर। तो मुझे बताओ कि रेंट, अगर मान लो आपका एक एनपीओ, मान लो आपकी एक एनपीओ है और आपके पास एक काफी बड़ा हॉल है, आपके पास एक बहुत बड़ा हॉल है, अब आपने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, आपने उसको किराए पे चढ़ा रखा है, तो अब मुझे बताओ जो आपको किराया आएगा वो रेगुलरली आएगा, मतलब हर महीने आएगा, या 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 साल में एक बार आएगा? कॉमन सेंस की बात है, अगर अपन कोई भी चीज किराए पे देते हैं तो उसका जो भी अपने को रेंट होता है वो हर महीने आता है, तो हर महीने आ रहा है तो अपने लिए वो रेगुलर इन नेचर। जैसे अपने पास कोई रेंट रिसीव हुआ या अगर अपने लिए कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये अपने लिए बेटा रेगुलर है, ये अपने लिए रेगुलर नेचर का है, मतलब ये अपने लिए रिकरिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो अगर आपको कोई भी रिकरिंग एक्टिविटी या अगर आपको कोई भी रेगुलर नेचर से अगर आपको कोई भी पैसा आ रहा है तो आपके लिए रेवेन्यू। क्लियर है बच्चों? अब बात करें पेमेंट की। पेमेंट मतलब पैसा जाना, समझना बेटा, पेमेंट में भी दो टाइप की होती है, एक कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है और रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है। तो समझना बेटा, अगर अपन पेमेंट की बात करें तो वही सेम, कैपिटल पेमेंट का मतलब है वो पेमेंट विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर या विच इज नॉट रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। और अगर मैं रेवेन्यू पेमेंट की बात करूं, मतलब वो पेमेंट विच इज रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस या विच इज रिकरिंग रेगुलर इन नेचर। क्लियर? असल कौन से ऐसे कैपिटल पेमेंट्स होते हैं? मशीनरी परचेज, आपने मशीन खरीदी, अच्छा मशीन खरीदना आपका रेगुलर काम है क्या? आपका रेगुलर काम है क्या? नहीं। हाँ, बात यह है कि अगर अपन मशीन में डील कर रहे हैं तो बात अलग है, अगर अपन मशीन में डील कर रहे हैं तो बात अलग है। अब मान लो आप मशीन में डील नहीं कर रहे हो, क्लियर, तो मशीन आप खरीद रहे हो तो वो आपका रेगुलर है या इरेगुलर? डेफिनेटली इरेगुलर है। मशीन खरीदी आपने, मान लो फर्नीचर खरीदा, तो ये सब आपके लिए क्या बेटा? रेगुलर और इरेगुलर। डेफिनेटली इट इज अ इरेगुलर एक्टिविटी। क्लियर? या यू कैन से दैट इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। क्लियर? तो ये अपने लिए क्या है बेटा? अब मशीन खरीदोगे तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? डेफिनेटली जा रहा है। अब मशीन क्या हर रोज खरीदते हो क्या? नहीं, तो अपने लिए इरेगुलर है। क्लियर? तो ये अपने लिए क्या हो गया? कैपिटल पेमेंट। तो जो आप मशीन खरीदोगे तो जो पे करोगे ये अपने लिए वन टाइम पेमेंट है। क्लियर? तो ये अपने लिए क्या हो गया? कैपिटल पेमेंट। और अगर अपन रेवेन्यू पेमेंट की बात करें, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड। तो मुझे एक बात बताओ, आप सैलरी पे 10 साल में एक बार करते हो या हर महीने करते हो? डेफिनेटली सैलरी अपन हर महीने करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का जो अपन पेमेंट करते हैं वो हर महीने करते हैं या आप मान लो 2 महीने में एक बार करते हो कि 10-20 साल आप एक बार इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लो 10 साल तक, फिर उसके बाद पेमेंट करोगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो सैलरी का जो पेमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है ये आपका रेगुलर नेचर का है।
ये आपकी रेगुलर एक्टिविटीज को बिलोंग करता है, ये आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को बिलोंग करता है। सो दीज आर द रेवेन्यू पेमेंट्स। अगर रिसिप्ट की बात करें तो वन इज कैपिटल रिसिप्ट एंड अनदर इज रेवेन्यू रिसिप्ट, और अगर अपन कैपिटल की बात करें, पेमेंट की बात करें, तो वन इज कैपिटल पेमेंट एंड अनदर वन इज रेवेन्यू पेमेंट। ये सब करने के बाद इस अकाउंट को अपन बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। समझना बच्चों, बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड, और यहां लिखा मैंने कैश एट बैंक। ये देखो, क्लियर? ये चीज समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लें। ओके, ये अपन ने स्टार्टिंग किया टू बैलेंस बीडी, क्लियर? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, क्लियर? अच्छा, मान लो आपके पास कोई स्टार्टिंग बैलेंस है ही नहीं, तो ना यहाँ पे ना कुछ बाय टू बैलेंस बीडी आएगा, ना कुछ बाय बैलेंस बीडी आएगा, तो अपन डायरेक्टली कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट से स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, अगर आपके पास कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, और अगर दोनों है तो टोटल करके भाग। और अगर मान लो आपके पास कैश इन हैंड है और बैंक का बैलेंस आपके पास ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट अपनी लायबिलिटी होती है, इसलिए बाय बैलेंस बीडी। क्लियर बच्चों? ओके, यहाँ पे अपन रिसिप्ट्स में दो रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, और होती दो रिसिप्ट्स है। सर दो रिसिप्ट्स क्या रिकॉर्ड करते हैं? होती दो रिसिप्ट्स है। कौन सी? कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर अपन पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में भी कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। फिर इसको अपन जब लास्ट पे बैलेंस करेंगे तो बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। क्यों? ये एक तरीके से कैश बुक की तरह ही तो हुआ। हाँ सर, बिल्कुल सेम डिट्टो कैश बुक ही तो है। क्या करा अपन ने? पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, और लास्ट में अपन क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ये एक तरीके की कैश बुक ही है। तभी तो बोला गया इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। मतलब कुछ नहीं है, जैसे कैश बुक में अपन रिकॉर्डिंग करते थे, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, और लास्ट में अपन क्या करते थे? बैलेंस करते थे। क्लियर बच्चों? बढ़े आगे। चलो अब अपन इसकी फीचर्स की बात करते हैं। समझना बच्चों, इसके अपन फीचर्स की बात करते हैं। 5 फीचर्स है और एक लिमिटेशन। ओके, पहला फीचर है बेटा नेचर। समझना, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? सुना, आपने 11th में 3 अकाउंट देखे होंगे। नॉर्मली 3 अकाउंट होते हैं बेटा। कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, है ना? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। अच्छा, पर्सनल में अपन क्या लिखते थे? राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये अपन लिखते थे। अब अगर बात करें अपन रियल अकाउंट्स की, तो रियल अकाउंट्स में ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। और अगर अपन नॉमिनल की बात करें तो बेटा नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। अब जल्दी से मेरे को बताओ, रिसिप्टेंट पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश। समझना, इट इज अ समरी ऑफ कैश, मतलब कहीं ना कहीं ये कैश अकाउंट है। मैं बोल सकता हूं कहीं ना कहीं ये कैश अकाउंट है। और जल्दी से मुझे बताओ, कैश पर्सनल में आता है, रियल में आता है या नॉमिनल? सर कैश हमेशा कहां आता है? रियल अकाउंट। कहां आता है बेटा? रियल अकाउंट। अच्छा, व्हाई इट इज अ रियल अकाउंट? बिकॉज इट इज अ एसेट। क्लियर? एंड अगर अपन एसेट की बात करें तो रियल में अपन क्या लेते हैं बेटा? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। तो अगर अपन नेचर की बात करें तो इट इज अ एसेट। अब एसेट कहां आता है बेटा? पर्सनल में आता है, रियल में आता है, नॉमिनल में आता है? रियल। तो इसका नेचर हो गया इट इज अ रियल अकाउंट, और यू कैन से दैट इट इज अ एसेट, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? इट इज अ रियल अकाउंट। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। 11th में चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। दो तरीके से बेटा अपन कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। या तो अपन फॉलो करते थे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या तो अपन फॉलो करते थे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एम आई राइट? या तो अपन फॉलो क्या करते थे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या तो अपन फॉलो करते थे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब मुझे बताओ, रिसिप्ट पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? कैश ट्रांजेक्शन। तो ये कौन सा बेसिस को फॉलो कर रहा है? कैश बेसिस। सो इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंट। क्लियर? तो एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। रिसिप्ट पेमेंट किसकी समरी है बेटा? कैश, मतलब ये सिर्फ क्या रिकॉर्ड कर रहा है? कैश ट्रांजैक्शन। तो ये कौन से बेसिस को फॉलो कर रहा है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलो अब बात करते हैं बेटा कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। अच्छा, जब अपन ने रिसिप्ट की बात करी तो रिसिप्ट में भी अपन ने कैपिटल को लिया और रेवेन्यू को लिया। जब पेमेंट की बात आई तो भी अपन ने कैपिटल को भी लिया और रेवेन्यू को भी लिया। मतलब कुल मिला के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कोई लेना देना नहीं है कि वो रिसिप्ट कौन से नेचर की है। वो कैपिटल है तो भी आने दो,
अगर वो रेवेन्यू है तो भी आने दो, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सा पेमेंट है, वो अगर कैपिटल पेमेंट है तो भी जाने दो और अगर वो रेवेन्यू पेमेंट है तो भी जाने दो। समझना, अगर मैं कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स की बात करूं तो इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट, समझना, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट, सर दो ही तो रिसिप्ट होती है, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल या रेवेन्यू आइटम्स। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट को कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन सी रिसिप्ट है। पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, इसको कोई फालतू की भेजामारी नहीं है क्या कि रिसिप्ट कौन सी है, कैपिटल है या रेवेन्यू है, बस रिसिप्ट है मतलब डेबिट, और पेमेंट कौन सा पेमेंट है, कैपिटल पेमेंट है या रेवेन्यू पेमेंट, इसको कोई भेजामारी ही नहीं है, इसको कोई लेना देना ही नहीं है। पेमेंट है तो बाय साइड और रिसिप्ट है तो टू साइड। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं पीरियड की। बेटा पीरियड की अगर अपन बात करें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब सुना, रिसिप्ट एंड पेमेंट को जैसे कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन सी रिसिप्ट है या वो कौन सी पेमेंट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट को ये भी लेना देना नहीं है कि वो जो रिसिप्ट है या वो पेमेंट है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। वो पास्ट को बिलोंग करता है तो भी रिकॉर्ड करो, अगर वो प्रेजेंट को बिलोंग करता है तो भी रिकॉर्ड करो, और अगर वो फ्यूचर को बिलोंग करता है तो भी रिकॉर्ड करो। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अपने आप में मस्त है, मतलब ये फालतू की नवरी टेंशन लेता ही नहीं है कि यार रिसिप्ट है तो मैं रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं, बस इसको मतलब है पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, इसको फालतू की कोई पंचायत ही नहीं है। इसको ये मतलब नहीं है कि रिसिप्ट या पेमेंट फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है, बस इसको क्या लेना देना है। सुना, पीरियड की अगर अपन बात करें तो इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीरियड। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट को कोई लेना देना नहीं है कि वो रिसिप्ट या पेमेंट पास्ट की है, प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है, बस। अब बात करें बेटा अपन एडजस्टमेंट्स की। 11 में एडजस्टमेंट्स पढ़े थे, हाँ सर बहुत टफ चैप्टर था बिल्कुल। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट्स की अगर बात करूं तो जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, है ना, और बताओ और कौन सा है, एक्रूड हो गया, इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया, याद है बेटा। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया, तो मैं अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी एडजस्टमेंट। मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब समझ में नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से, इसको कोई मतलब नहीं है पीरियड से, इसको कोई मतलब नहीं है कैपिटल है या रेवेन्यू, इसको कोई मतलब नहीं है एडजस्टमेंट से। तो कुल मिला के इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी एडजस्टमेंट्स। अब क्यों उसको मतलब नहीं है, क्योंकि ये कौन सा बेसिस फॉलो करता है, कैश बेसिस। और कैश बेसिस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है तो ही रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। मतलब ये किसी भी एडजस्टमेंट को जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इनकम रिसीव इन एडवांस, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको बस मतलब दो चीजें इसके दिमाग में फिट है, क्या, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, कोई एडजस्टमेंट से लेना देना नहीं है, कोई पीरियड से मतलब नहीं है, कोई कैपिटल कोई रेवेन्यू से मतलब नहीं है। क्लियर? चलो अच्छा, ऐसा क्यों है, बिकॉज ये क्या फॉलो करता है, अगर मैं एडजस्टमेंट्स की बात करूं, ये एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं लेता है, बिकॉज ये क्या फॉलो करता है बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बात करूं मैं लिमिटेशंस की, ठीक है, सुनना लिमिटेशंस की। इट डज नॉट शो इनकम और एक्सपेंस ऑन एक्रूअल बेसिस। समझ ना बेटा, इसमें अपने लिए कुछ इनकम भी है और कुछ अपन इसमें एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब कुल मिला के इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन देखो, अपने कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि अपन जो भी अकाउंटिंग करेंगे उसमें अपन ज्यादातर एक्रूअल बेसिस को फॉलो करेंगे। मतलब एक्रूअल बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रू एंड फेयर। क्लियर? तो अगर अपन लिमिटेशन की बात करें तो एक होता है एक्रूअल, एक होता है कैश। तो कुल मिला के बेटा अगर अपन लिमिटेशन की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट इट डज नॉट शो इनकम और एक्सपेंस ऑन एक्रूअल बेसिस। भैया कंपनीज एक्ट 2013 में एक्रूअल को रिकॉग्नाइज दी गई है, मतलब एक्रूअल को रिलायबल माना गया है कि अगर आप एक्रूअल को फॉलो करते हो तो भैया इससे आप ट्रू और फेयर पोजीशन निकाल सकते हो। बट ये तो एक्रूअल को फॉलो करता ही नहीं है, तो ये किसको फॉलो करता है, कैश बेसिस को। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इससे जो अपने को इनकम और ये एक्सपेंसेस अपन को जो इससे मिल रहे हैं वो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से नहीं मिल रहे। और कंपनीज एक्ट 2013 में एक्रूअल को मान्यता दी गई है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि भैया अगर आप एक्रूअल को फॉलो कर रहे हो तो अपन कह सकते हैं हाँ दिस इज द इट शोज द ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर? तो फिलहाल इसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी क्या है कि ये इनकम और एक्सपेंस को एक्रूअल पे शो नहीं करता। ये किस पे शो करता है बेटा, ये कैश बेसिस पे शो करता है। क्लियर? ओके, इसको कॉपी कर लो जल्दी फास्ट। ओके बच्चों, आगे बढ़े अपन। अभी अपन ने क्या क्या डिस्कस किया बेटा इस वीडियो में, अपन ने
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस देखा। इसके पहले अपन ने क्या देखा बच्चों, अबाउट रिसीट्स पेमेंट। अब जो अपन नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करने जा रहे हैं वो कौन सा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब सुना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता क्या है, मैं एक शॉर्ट सिंपल में बात करूंगा। आपने 11th में P&L अकाउंट बनाया था, सबने बनाया था। अभी अपन 12th में, तो अपन ने 11th में सबने P&L अकाउंट बनाया था, है ना बच्चों। तो कुछ नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, मतलब ये क्या रोल प्ले करता है एनपीओ के अंदर, इसका रोल क्या है। सो इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो आपने 11th में जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, एक तरफ अपन क्या लिखते थे, एक्सपेंस, डेबिट में अपन क्या लिखते थे बेटा, एक्सपेंस, और क्रेडिट में अपन क्या लिखते थे, इनकम। तो बस कुछ नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट जो अपन ने 11th में बनाया था। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो आगे बढ़े। अब सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट। तो क्या, जैसे P&L अकाउंट अपन को प्रॉफिट या लॉस निकालता था, अच्छा P&L अकाउंट से क्या निकालते थे बच्चों अपन, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी यही निकालता है, नहीं बच्चों, इट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन सरप्लस या डेफिसिट। मैंने आपको बताया था कि भैया जब अपन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तब वहां पे अपन प्रॉफिट और लॉस डिस्कस करते हैं, बट जब अपन एनपीओ की बात करते हैं बच्चों, तब एनपीओ में अपन प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते हैं, अपन देखते हैं सरप्लस या डेफिसिट। क्लियर। और ये सरप्लस और डेफिसिट किससे फाइंड आउट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। बड़े आगे तो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्यों बनाते हैं, ये अपन इसलिए बनाते हैं ताकि अपने को पूरे एनपीओ में पूरे साल भर जो इनकम आई है, पूरे साल भर जो एक्सपेंस हुए हैं, उसके एंड में इनकम में से जो भी अपन एक्सपेंस घटाएंगे तो उससे अपने को सरप्लस हुआ है या डेफिसिट। सर यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट और लॉस नहीं देखती, वो क्या देखती है, सरप्लस हुआ है या डेफिसिट। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो फीचर्स पढ़ने से पहले अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट देख ले। चलो ये देखो बेटा, ये मैंने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंडेड है वो अपन लिख लेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल सेम डिट्टो किसकी कॉपी है, P&L अकाउंट की। बस वहां पे P&L अकाउंट बनाने का पर्पस क्या था, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, और यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। ध्यान से देखना, बिकॉज अपन को आगे यही बनाना है, अपन को आगे यही चीज बनानी है, ये डेबिट ये क्रेडिट। चलो यहां पे अपन लिखते हैं बच्चों एक्सपेंडिचर्स, ये आपका अमाउंट, ये इनकम और ये अमाउंट। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब अपन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 11th में जब अपन P&L अकाउंट बनाते थे, समझना बच्चों, अपन 11th में जब P&L अकाउंट बनाते थे तब P&L अकाउंट बनाने से पहले अपन क्या बनाते थे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। याद है सबको, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट से अपन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते थे, सबको याद है। ट्रेडिंग अकाउंट से अपन क्या निकालते थे बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो अपन P&L अकाउंट की बाय साइड में ट्रांसफर करते थे, और ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस लॉस आता था वो अपन P&L अकाउंट की टू साइड लिखते थे, ट्रांसफर करते थे। याद है सबको। बट जब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे अगर अपन P&L बनाते हैं तो P&L में या तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है या तो अपने पास ग्रॉस लॉस आता है, फिर अपन ट्रेडिंग से उसको ट्रांसफर करते हैं। बट जब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, बट हाँ इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, विच इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बना रहे हो तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बच्चों कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। बढ़े आगे। चलो अब सर एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड होंगे, और इनकम की बात करें तो इनकम में कौन सी इनकम रिकॉर्ड होगी, सुना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर इनकम की बात करें तो रेवेन्यू इनकम।
अब मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू इनकम, मतलब व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस और व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर? चलो एक बार अपन और डिस्कस कर लेते हैं। सर व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब व्हाट आर द रेवेन्यू पेमेंट, अपन ये भी बोल सकते हैं रेवेन्यू पेमेंट और इसको अपन बोल सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। बड़े आगे इसको अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह अपन रेवेन्यू पेमेंट भी बोल सकते हैं और इसको अपन रेवेन्यू इनकम की जगह रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोल सकते हैं। बड़े आगे चलो अब एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बेटा वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकरिंग नेचर के होते हैं। समझना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं विच आर रिकरिंग इन नेचर या विच आर रिलेटेड टू द रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और अगर मैं रेवेन्यू इनकम की बात करूं तो इसका मतलब वो इनकम विच इज रिकरिंग इन नेचर, या यूं कह सकते हैं कि दोज इनकम विच आर रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। क्लियर बच्चों? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मतलब वो एक्सपेंडिचर्स विच आर रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, या यू कैन से दैट विच आर रिकरिंग इन नेचर। और अगर मैं रेवेन्यू इनकम की बात करूं मतलब वो इनकम विच इज रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, और या कि यूं बोल सकते हो कि वो इनकम विच इज रिकरिंग मतलब रेगुलर इन नेचर। बड़े आगे अब सर कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो रेवेन्यू है और कौन सी ऐसी इनकम है जो रेवेन्यू है? बहुत सारे इनकम है बेटा, बहुत सारे एक्सपेंस है। आपने 11th में सबने पढ़ रखा है, आपने 11th में सब पढ़ रखा है। क्यों? ये नाम नहीं पढ़ा था? सुना, रेंट पेड नाम पढ़ा था? अच्छा ये देखो, टेलीफोन एक्सपेंस ये नाम पढ़ा था? अच्छा और बताऊं, डेप्रिसिएशन ये नाम पढ़ा था? अच्छा और बताऊं, ये लो रिपेयर ये नाम पढ़ा था? अच्छा और बताऊं, ये लो पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्यों? ये आपने नाम नहीं देखे थे क्या 11th में? यही चीजें तो अपन P&L में लिखते थे, याद है बेटा? वही तो मैं समझा रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट। क्लियर बच्चों? बड़े आगे अब अगर बात करें अपन रेवेन्यू इनकम की, ओके तो रेवेन्यू इनकम सुनना, इंटरेस्ट रिसीव, क्लियर, रेंट रिसीव, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है बेटा? डिविडेंड रिसीव, कुछ याद आ रहा है? यही तो है बेटा रेवेन्यू इनकम। ये रहे बहुत सारे एक्सपेंस बेटा, बहुत सारे एक्सपेंस अपन लिखने जाएंगे ना तो ये बोर्ड ही खत्म हो जाएगा। ऐसे भी रेवेन्यू इनकम बहुत सारी इनकम होती है, अगर अपन इसको अपन लिखने जाए ना तो ये बोर्ड ही खत्म हो जाएगा। क्लियर बच्चों? मतलब कुल मिला के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो वो एक्सपेंडिचर्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, और अगर मैं रेवेन्यू इनकम की बात करूं तो बेटा वो इनकम विच इज रिकरिंग इन नेचर। अच्छा इसमें और भी इनकम्स आपको सुनने को मिलेगी, जैसे बेटा सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। और भी आपको सुनने को मिलेगा एंट्रेंस फी। अब ये क्या होता है बेटा ये अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। क्लियर? मतलब अभी फिलहाल मेरे को समझाना है आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और यहाँ पे रेवेन्यू इनकम। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, या यू कैन से दैट वो एक्सपेंडिचर विच आर रिकरिंग इन नेचर। और अगर मैं रेवेन्यू इनकम की बात करूं तो वो इनकम विच आर रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस या विच आर रेगुलर इन नेचर। ओके बच्चों? बड़े आगे ओके अब इसका डिफरेंस निकालें। चलो देखो ध्यान से, जैसे जब अपन P&L बनाते थे तो अपन क्या करते थे, इनकम माइनस एक्सपेंस, ये वाली साइड शॉर्ट आती थी तो अपन P&L जब बनाते थे तब अपन क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट। बट यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करेंगे, या अपन बात करेंगे अगर ये वाली साइड शॉर्ट है बेटा तो अपन बात करेंगे सरप्लस। अच्छा सरप्लस का मतलब व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। अब आपसे पूछे व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस मतलब व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस इट इज सरप्लस। अब मान लो बच्चों ये वाली साइड शॉर्ट आती है तो ये है अपने लिए डेफिसिट। अब डेफिसिट का मतलब सुना, व्हेन इनकम इज लेस देन एक्सपेंस, या यूं कह सकते हो एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। जब एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो अपने लिए वो डेफिसिट, और जब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस अपने लिए कम है तो वो क्या हो गया बच्चों, सरप्लस।
क्लियर? ये अपना क्या होगा बच्चों, बैलेंस शीट फिगर, या तो ये होगा या तो वो डेफिसिट होगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। ओके, चलो अब एक बार अपन फीचर्स की बात कर लेते हैं, फिर एक बार इसको वापस अपन अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलो अब बात करते हैं बेटा फीचर्स की। सबसे पहले नेचर। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज पर्सनल, सेकंड वन इज रियल एंड थर्ड वन इज नॉमिनल। तो नॉमिनल क्या बोलता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर अपन क्या लिखते थे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो अब मुझे बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक प्रकार का P&L अकाउंट है, और जल्दी से मुझे बताओ P&L से अपन क्या निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अपन क्या निकालते हैं? सरप्लस और डेफिसिट। मुझे बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन रिकॉर्ड क्या करते हैं? इनकम और एक्सपेंस। क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? इनकम एंड एक्सपेंस। तो नॉमिनल क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जिसमें अपन क्या बनाते हैं? इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और गेन्स। मतलब नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर अपन कौन से अकाउंट बनाते हैं? इनकम, गेन्स, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस। तो इस अकाउंट से आपको क्या नजर आ रहा है? इनकम और एक्सपेंस। मतलब इसका नेचर कौन सा है बेटा? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? बढ़े आगे। अच्छा, अब अगर अपन बात करें बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, दो बेसिस होती है बेटा, एक होती है कैश बेसिस और एक होती है एक्रूअल बेसिस। अच्छा, कैश बेसिस कौन फॉलो करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। और जब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या फॉलो करता है बेटा? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बढ़े आगे। अगर पूछे कि भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या फॉलो करता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या फॉलो करता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बढ़े आगे। चलो अब सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम। यहां पे फोकस करना, यहां पे फोकस करना बच्चों। जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं, जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि भैया जो अपने पास रिसिप्ट आ रही है वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। अपने पास जो पेमेंट जा रहा है वो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। बट जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें, जब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल इनकम को इग्नोर करेगा। क्लियर? मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम और कौन से एक्सपेंडिचर्स को लेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू इनकम। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये कैपिटल एक्सपेंस और कैपिटल इनकम को इग्नोर करेगा, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट को ये इग्नोर करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसको लेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू इनकम। अगर अपन कैश की बात करें बेटा, अगर अपन कैश की बात करो तो कैश में जो भी अपन रिकॉर्ड करते हैं वो सारे रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू है। अपन सारे पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो। बट जब इनकम की बात करें, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है? ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस और ओनली रेवेन्यू इनकम। चलो अब बात करते हैं पीरियड की। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ ओनली करंट ईयर। ये ध्यान रखना। जब मैं आपसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूछूं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पास्ट को भी लेता है, प्रेजेंट को भी लेता है और फ्यूचर को भी लेता है। जब मैं बेटा कैश बेसिस के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जब मैं आपको फीचर्स बता रहा था, तब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी एक पीरियड था जिसमें ये मैंने बताया था कि भैया जब अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वो पास्ट को भी लेता है, मतलब पास्ट के ट्रांजेक्शन्स को भी लेता है, करंट ट्रांजेक्शन्स को भी लेता है और फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स को भी लेता है। बट जब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर रहे हैं, समझना, जब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर रहे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंस कौन से ईयर की आएगी? करंट ईयर की। मतलब जब भी बात आ जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या लेना है? करंट ईयर इनकम और करंट ईयर एक्सपेंस। मतलब पास्ट और फ्यूचर को ये कंसीडर नहीं करता है। क्लियर? बढ़े आगे। चलो अब बात करते हैं बच्चों एडजस्टमेंट्स की। समझना, अब एडजस्टमेंट सर कौन से एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्रूड हो गया, इनकम रिसीव एडवांस, ये सारे आपने एडजस्टमेंट्स देखें तो क्या लिखा हुआ है? इट रिकॉर्ड्स ऑल एडजस्टमेंट। मतलब ये सारे एडजस्टमेंट्स को लेता है, सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कोई एडजस्टमेंट्स को नहीं लेता है, बिल्कुल सही है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सारे एडजस्टमेंट्स को लेता है। ऐसा क्यों? बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस को फॉलो करता है
और कैश बेसिस में कोई एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये किसको फॉलो करता है बेटा? एक्रूअल बेसिस को। किसको फॉलो करता है? एक्रूअल बेसिस को। और एक्रूअल बेसिस के अंदर अपन सारे एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करते हैं। जब आपने 11th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था तो उसमें बेटा आपको डिफरेंस दिखा होगा ऑन बेसिस ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। दो डिफरेंस थे, मतलब एक डिफरेंस था, एक की तरफ था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक था एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और उसमें आपने पढ़ा होगा बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नो एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड वेदर इट इज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इनकम, रिसीव इन एडवांस। उसमें अपन कोई भी एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते थे, इसलिए उस रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को सुना कंपनीज एक्ट 2013 में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। बट जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सारे एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे प्रीपेड हो, चाहे एक्रूड हो, चाहे डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो इनकम रिसीव इन एडवांस हो, सारे एडजस्टमेंट्स लेता है। क्यों लेता है? बिकॉज ये किस पे चलता है बेटा? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जब बात करें तो ऑल एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड इट इज स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। बढ़े आगे, चलो एक चीज मैं आपको और बताता हूं बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो अपन बनाते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। 11 में प्रिंसिपल्स देखे थे, 11th में आपने 11 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मैचिंग प्रिंसिपल। समझना। अब सर आप प्लीज थोड़ा सा ये बता दो क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल। ओके बच्चों, मैं बताता हूं क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग समझना बेटा। मैचिंग का मतलब होता है किसी दो चीज को आपस में मैच करना। तो क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल बेटा? मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि जो एक्सपेंस, समझना, जो एक्सपेंस जिस ईयर के हैं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो एक्सपेंस जिस ईयर के हैं आप उसे उसी ईयर के रेवेन्यू से मैच करो। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? जो एक्सपेंस जिस ईयर के हैं आप उसे उसी ईयर के रेवेन्यू से मैच करो। अब सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा अपने को अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उससे बेटा अपने को ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन मिलेगी। मतलब अगर समझना, अगर अपन ने मान लो कोई एक्सपेंस अगले साल का, मतलब कोई एक्सपेंस ऐसा है जो अगले साल का है और उसको अगर अपन अभी भी रिकॉर्ड इस ईयर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये गलत है। मतलब आपने देखा होगा बेटा आउटस्टैंडिंग को अपन ऐड करते हैं, आपको अच्छे से याद होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अपन ऐड करते हैं, प्रीपेड को अपन लेस करते हैं, एक्रूड इनकम को अपन ऐड करते हैं, इनकम रिसीव इन एडवांस उसको अपन लेस करते हैं। क्यों लेस करते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग बोलता है कि जो एक्सपेंस जिस ईयर के हैं आप उसे उसी ईयर की रेवेन्यू से मैच करो। अगर एक्सपेंस इस ईयर से बिलोंग करता है तो आप इस ईयर में कंसीडर करो, बट अगर वो एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर ड्यू होता है, यहाँ पे ड्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब मैचिंग एक्सपेंस बोलता है कि जो एक्सपेंस जिस ईयर का है आप उसे उसी ईयर से मैच करो। मतलब जो एक्सपेंस और जो इनकम जिस ईयर ड्यू होती है, समझना बेटा, कोई इनकम या कोई एक्सपेंस जिस ईयर ड्यू होती है आप उसे उसी ईयर की इनकम और उसी ईयर की एक्सपेंस मानो। डजंट मैटर व्हेनेवर इट इज पेड और व्हेनेवर इट इज रिसीव्ड। इसलिए तो अपन आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे। याद करो अपन ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स पढ़े थे 11th में, तब अपन आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे? ऐड करते थे। वो इसलिए तो ऐड करते थे, प्रीपेड को लेस करते थे, इनकम रिसीव इन एडवांस को लेस करते थे और एक्रूड इनकम को अपन ऐड करते थे। क्यों ऐड करते थे? बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो एक्सपेंस या जो इनकम जिस ईयर की है आप उसे उसी ईयर की रेवेन्यू से मैच करो। बढ़े आगे। ओके, तो अपन फाइनली एक बार फीचर्स देख लेते हैं। सबसे बात अगर नेचर की बात है तो कोई तुमसे पूछे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है बेटा? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, व्हाई इट इज अ नॉमिनल अकाउंट? बिकॉज जब नॉमिनल अकाउंट की अपन बात करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट क्या लेता है बेटा? इनकम, गेन्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्लियर? तो जब अपन नॉमिनल की बात करते हैं तो नॉमिनल क्या लेता है बेटा? आपने पढ़ा था ना 11th में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में अपन क्या लेते थे? मान लो राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब अपन पर्सनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते थे। अच्छा, रियल में अपन क्या रिकॉर्ड करते थे? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। और जब नॉमिनल की बात आती थी तो नॉमिनल में अपन क्या लिखते थे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। क्लियर? तो अब मुझे बताओ, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको क्या बता रहा है? डेफिनेटली पूरे साल पर कितनी इनकम कमाई है और पूरे साल भर में आपने कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है। तो आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, मतलब ये अपने लिए क्या है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। इसका कोई नेचर पूछे तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अच्छा, बेसिस की बात करें, ये कौन सा बेसिस फॉलो करता है? एक्रूअल। अच्छा, अगर
अपन बात करें कि ये कौन से एक्सपेंस और कौन से इनकम को लेता है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस और सिर्फ रेवेन्यू इनकम। अब अगर अपन पीरियड की बात करें तो ये कौन से पीरियड के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कौन से पीरियड के रेवेन्यू इनकम लेता है, सिर्फ करंट ईयर के, पास्ट और फ्यूचर को इससे कोई मतलब नहीं। अब अगर अपन बात करें एडजस्टमेंट्स की तो ये सारे एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन। ऐसा क्यों? बिकॉज ये क्या फॉलो करता है बेटा, क्या सॉरी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और पूछे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो क्या जवाब दोगे, मैचिंग प्रिंसिपल। क्लियर बच्चों? जल्दी से इसको कॉपी कर लो फास्ट। ओके बच्चों आगे बढ़े, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट जो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। अच्छा अभी तक अपन कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके हैं जल्दी बताओ। अपन सर बना चुके हैं एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और सेकंड जल्दी बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और थर्ड जो अपन बनाने जा रहे हैं विच इज बैलेंस शीट। बढ़े आगे, ठीक है। चलो अब सुनना, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को बैलेंस शीट बनानी है। अब दोनों जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने का दोनों का एक ही पर्पस है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बैलेंस शीट बनाने का दोनों का सेम पर्पस है, विच इज इट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, और वो भी ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, एट अ पर्टिकुलर डेट। क्लियर? तो कुल मिला के चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों बैलेंस शीट बनाती है, और दोनों की बैलेंस शीट बनाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, टू नो क्या, फाइनेंशियल पोजीशन, और वो भी कब, एट अ पर्टिकुलर डेट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जब भी अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आगे अपन लिखते हैं वर्ड फॉर द ईयर एंडेड। या चलो बात अगर अपन करें P&L अकाउंट की, आपने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सबने बनाया, जब P&L अकाउंट बनाया, क्लियर, बैलेंस शीट भी बनाई, तो आपने एक चीज गौर की होगी कि जब ट्रेडिंग अकाउंट अपन बनाते हैं या अपन P&L अकाउंट बनाते हैं तब आगे वर्ड लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, और जब भी अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के आगे लिखते हैं एज एट। सर ऐसा क्यों? तो सुनना, इन P&L या ट्रेडिंग अकाउंट अपन बनाते थे तो वो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, समझना बेटा। एक होता है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब उसी पीरियड का, मतलब जिस पीरियड में अपन बैठे हैं, जिस करंट ईयर में अपन बैठे हैं उसी ईयर को बिलोंग करता है। बट जब अपन बैलेंस शीट की बात करते हैं बेटा तो बैलेंस शीट आपको वर्ड देता है एज एट। एज एट मतलब अभी तक आपने जब से ऑर्गेनाइजेशन चालू की है तब से लेके आज की तारीख तक आपके पास क्या क्या एसेट्स पड़ी हुई है और आपके पास क्या क्या लायबिलिटी पड़ी हुई है, इसलिए बैलेंस शीट में वर्ड यूज होता है एज एट। और ट्रेडिंग या P&L, या मान लो अगर अपन एनपीओ की बात करें तो एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके अंदर अपन वर्ड यूज करते हैं बेटा फॉर द ईयर एंडेड। कभी भी एक चीज ध्यान से देखना कि जब भी अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, जब मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट बताया था तब मैंने यहाँ पे लिखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्यों? क्योंकि जब भी अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस लिखते हैं वो अपन सिर्फ बिलोंग्स टू द करंट ईयर, विच इज बिलोंग्स टू द सेम अकाउंटिंग ईयर। जिस ईयर में अपन बैठे हैं उसी ईयर की इनकम और उसी ईयर की एक्सपेंसेस को वो कंसीडर करता है। बट जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तब बैलेंस शीट में अपन वर्ड यूज करते हैं बेटा एज एट। ऐसा इसलिए करता है बिकॉज बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स या जो भी लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है वो अब तक की होती है। सर अब तक की मतलब जब से आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है तब से लेके आज तक आपके पास कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटीज पड़ी हुई है। क्लियर? चलो अब आगे अपन पढ़ते हैं, सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आप बेटा जब 11th में P&L अकाउंट बनाते थे तो उससे जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था वो अपन कहां लिखते थे? इट इज एडेड या इट इज डिडक्टेड। अगर नेट प्रॉफिट होता था तो अपन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड करते थे, और अगर नेट लॉस हुआ तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल में से लेस करते थे। ऐसा ही होता था। तो अब इस केस में यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट लॉस है ही नहीं। अब सुनना मेरी बात बेटा, अब यहाँ पे
जो कैपिटल होगी उसको डिनोट किया जाएगा बाय वर्ड कैपिटल फंड। जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तब वहां पे अपन डिनोट करते थे कैपिटल, और जब अपन एनपीओ की बात करेंगे तब यहाँ पे वर्ड को इस्तेमाल करेंगे एज अ कैपिटल फंड। तो जैसे सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट हुआ तो कैपिटल फंड में से लेस हो जाएगा। जैसे अपन पीएनएल में नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे और नेट लॉस को कैपिटल में से लेस करते थे, तो उसी तरीके से एनपीओ के अंदर जो अपन बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें लायबिलिटी में एक अपन वर्ड लिखेंगे कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड क्या होता है, ये धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे तब अपने को पता पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो अपने बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी होगी उसमें अपन एक कैपिटल शो करेंगे, एनपीओ के अंदर जो अपन कैपिटल शो करेंगे वो किस नाम से शो करेंगे, कैपिटल फंड। और उस अगर मान लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अपने को सरप्लस हुआ तो उस कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट हुआ तो उस कैपिटल फंड में से लेस कर देंगे। क्लियर बच्चों? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अपन एक बैलेंस शीट बनाते हैं, मैं आपको बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिखाता हूं, देखना ध्यान से। ये लिखा मैंने बैलेंस शीट एज एट, ठीक है? देखो वर्ड देखना मैंने क्या लिखा है, बैलेंस शीट एज एट। अब सर बैलेंस शीट में अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से सुनना, इसके बाद अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? चलो बताओ यहां पे क्या लिखते हैं बच्चों अपन, लायबिलिटी। अच्छा यहां क्या लिखते हैं अपन, एसेट। ठीक है, अब सर बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा, सुना। बैलेंस शीट में अपन लेते हैं लायबिलिटी में कैपिटल, सुनना बच्चों, अपन बैलेंस शीट में क्या लेते हैं, यहां पे कैपिटल रिसिप्ट, और यहां अपन लेते हैं कैपिटल पेमेंट। क्लियर? अब मैं बताता हूं कौन कौन सी कैपिटल रिसिप्ट होती है और कौन कौन से कैपिटल पेमेंट होते हैं। एक बार अपन ये समझ लेते हैं क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट और क्या होता है कैपिटल पेमेंट। मैंने आपको बेटा ये सब बता रखा है, इसी वीडियो में आपको मैंने सब बता रखा है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है वो रिसिप्ट which is non recurring in nature, या which is not related to the ordinary activities of the business। और अगर मैं कैपिटल पेमेंट की बात करूं, वही सेम चीज, वो पेमेंट जो बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को बिलोंग नहीं करता है, या which is irregular in nature। तो सर कौन सी ऐसी रिसिप्ट होती है, सुनना बच्चों। बैंक लोन, आप बैंक से लोन लेके आए, क्या बैंक से लोन लाना आपका रोज का काम है क्या वो रेगुलर एक्टिविटी है या इरेगुलर एक्टिविटी है? डेफिनेटली इट इज इरेगुलर एक्टिविटी। अच्छा, और अपन बात करें इशू ऑफ डिबेंचर्स। आपने मान लो मार्केट में पैसा, आपको पैसा मंगवाना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पैसा मंगाना है। अब आप अगर पैसा मंगा रहे हो बाहर से, तो अब आप क्या करोगे, या तो अपन बैंक से लोन लाएंगे, या तो अपन अपनी सिक्योरिटीज इशू करेंगे पब्लिक को। तो सिक्योरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो मान लो आपने डिबेंचर्स इशू करा और बाहर से पैसा मंगाया, तो मुझे बताओ क्या डिबेंचर्स को इशू करना आपका रेगुलर एक्टिविटी है या डेफिनेटली इरेगुलर एक्टिविटी है ना? क्या ये इरेगुलर एक्टिविटी? तो मतलब कुल मिला के वो रिसिप्ट जो आपके पास आ रही है which are not related to the ordinary activities of the business, मतलब वो रिसिप्ट which are irregular in nature। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है वो रिसिप्ट। अच्छा ये तो पता है, रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना, पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाना। तो अगर आपको कोई ऐसी रिसिप्ट आ रही है विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, या विच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? चलो अब कैपिटल पेमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन परचेज, आपने एक मशीन खरीदी, आपने एक फर्नीचर खरीदा, है ना बच्चों? तो अब मुझे बताओ, आप मशीन क्या रोज रोज खरीदते हो क्या? हाँ, वो बात अलग है, अगर आप मशीन में डील कर रहे हो तो बात अलग है, बट अगर आपने मशीन में डील नहीं कर रहे हो, मान लो आपकी एक शॉप है, एक जनरल शॉप है, और आपने मशीन खरीदी, तो क्या मशीन खरीदना आपका रेगुलर एक्टिविटी है? नहीं। मान लो आपने उस शॉप के लिए एक फर्नीचर खरीदा, तो क्या फर्नीचर खरीदना आपका रेगुलर एक्टिविटी? नहीं। ये दोनों आपके लिए क्या है, irregular activity, या you can say that which are not related to the ordinary activities
ऑफ द बिजनेस या विच आर इरेगुलर इन नेचर। अब मुझे बताओ, मशीन खरीद रहे हो तो आपके लिए पेमेंट है, फर्नीचर खरीद रहे हो तो आपके लिए पेमेंट है, और बैंक से आप लोन लेके आए तो पैसा आ रहा है तो आपके लिए रिसिप्ट है। आपने मार्केट में अपने डिबेंचर इशू करे, आपने मार्केट में पैसा, आपको मार्केट से पैसा मंगाना है तो आपने अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज इशू करी, तो सिक्योरिटीज में एक होते हैं शेयर्स और एक होते हैं डिबेंचर्स, तो आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू करे और आप पैसा मंगवा रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है, वन टाइम। ये बैंक लोन आप क्या रोज रोज मंगाते हो क्या? नहीं, बैंक से लोन आप क्या रोज रोज लेते हो क्या? आप पब्लिक को डिबेंचर्स क्या रोज रोज इशू करते हो क्या? आप मशीन क्या रोज रोज परचेज करते हो, या फर्नीचर क्या आप रोज रोज परचेज करते हो क्या? नहीं, तो ये है आपके लिए वन टाइम, और ये भी आपके लिए क्या है बेटा, वन टाइम। तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब वो रिसिप्ट्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, और कैपिटल पेमेंट्स आर दोस पेमेंट विच आर नॉन रिकरिंग या इरेगुलर इन नेचर। क्लियर बच्चों? अच्छा, अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था कैपिटल फंड, समझना। अच्छा, जब अपन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे अपन वर्ड यूज करते थे कैपिटल। अच्छा, अब यहां पे वर्ड यूज करेंगे बेटा अपन कैपिटल फंड। अब समझना, अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड गिवन है, मैं जो बात बोल रहा हूं वो अभी सिर्फ सुनना और दिमाग में फिट कर लेना। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको कैपिटल फंड गिवन है तो बहुत ही अच्छा है। बट अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दे रखा है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं गिवन है तो सबसे पहले अपने को कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। ये जो अपन बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं ना बेटा, ये बात कर रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड गिवन है तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। बट आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड सपोज करो नहीं दे रखा है, तो सर अब कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे? कैपिटल फंड निकालेंगे बाय प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट। जब अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैपिटल फंड अपन निकाला जाता है। अगर गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अपन को क्या बनानी है, जल्दी बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर? और उससे एसेट्स माइनस लायबिलिटी से एसेट्स माइनस लायबिलिटी करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, अपना कैपिटल फंड, अपन यहां पुट कर देंगे। चलो, अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, अगर सरप्लस है, अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस हुआ है तो सरप्लस अपन ऐड कर देंगे, और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आपको डेफिसिट हुआ है तो डेफिसिट अपन लेस कर देंगे। क्लियर? या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। बेटा अगर सरप्लस हुआ तो सरप्लस अपन क्या करेंगे, ऐड, और डेफिसिट अपन क्या करेंगे, लेस। क्लियर? तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि अगर अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो रिसिप्ट्स में कैपिटल भी आता है और रेवेन्यू भी आता है, और अगर अपन पेमेंट की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर अपन पेमेंट की बात करें तो कैपिटल भी आता है और रेवेन्यू भी आता है। बट अगर अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ किसको लेता है, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस। और अगर अपन बैलेंस शीट की बात करें बच्चों तो बैलेंस शीट सिर्फ किसको लेता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। चलो अब इसका एक क्वेश्चन करें अपन, इसका देखना अपन एक पूरा क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी एक एनपीओ कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है। क्लियर? चलो ध्यान से देखना बच्चों, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक अपन जस्ट ऐसे ही नॉर्मली एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसपे अपन ये देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक एनपीओ कैसे प्रिपेयर करती है। क्लियर? चलो ये मैंने एग्जांपल लिया। अच्छा, अपन को क्वेश्चन में सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले से गिवन होगा। क्लियर? मतलब कुल मिला के अपन को, जैसे अपन 11th में अपन को ट्रायल बैलेंस गिवन होता है ना बच्चों, फिर ट्रायल बैलेंस से अपन क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसे पहले एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी गिवन होगा। चलो अपन बना ले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो ये बनाया मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा आगे क्या ले लेते हैं अपन, फॉर द ईयर एंडेड, बोलो क्या ले, 31 मार्च 2020 ले लें, है ना? ठीक है, चलो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या मैं आप बस को इस क्वेश्चन से सिर्फ इतना बता रहा हूं कि एनपीओ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती कैसे। यहां पे अपन क्या लिखेंगे, रिसिप्ट, और यहां पे अपन क्या लिखेंगे, अपने पेमेंट।
अच्छा, मैंने आपको बताया था बेटा रिसिप्ट्स में चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो, और पेमेंट की भी बात करें तो चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट, चलो दो कैपिटल रिसिप्ट ले लेते हैं अपन। कौन कौन सी लेनी है बताओ। एक ले लेते हैं अपन बैंक लोन 50,000, क्लियर। अच्छा, एक अपन ले लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, ये कितना ले लेते हैं 1 लाख, कितना हो गया बच्चों 1.5 लाख, बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट अपन क्या लेते हैं इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। चलो बताओ कोई रेवेन्यू रिसिप्ट बताओ। एक डोनेशन ले लें, एक अपन ले लेते हैं डोनेशन, ये ले लेते हैं अपन 80,000, क्या। अच्छा, एक और ले लेते हैं अपन रेंट फ्रॉम हॉल, क्या, ये अपन ले लेते हैं 20,000। चलो 80 और 20 1 लाख, बढ़े आगे। अब अपन पेमेंट की बात करें तो कौन कौन से पेमेंट आते हैं सर यहाँ पे। एक तो आता है कैपिटल पेमेंट, और बताओ दूसरा बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। एक और आता है रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है बच्चों। अच्छा, कैपिटल पेमेंट में बता दो, कुछ नाम बता दो। एक ले लेते हैं अपन मशीन परचेज, और एक ले लेते हैं अपन फर्नीचर परचेज। चलो मशीन और फर्नीचर कितने की लेते हैं, ये अपन ले लेते हैं 50 और ये ले लेते हैं अपन 60, 50 और 60 1,10,000, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू पेमेंट बताओ क्या लेना है रेवेन्यू पेमेंट। एक ले लेते हैं अपन सैलरी पेड, और बताओ और बताओ 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 इलेक्ट्रिसिटी पेड, ठीक है, ये दोनों चलेंगे। अच्छा, ये अपन कितने लें बताओ। इसको सर आप ले लो 40 और इसको ले लो 50, ये टोटल कितना हो गया 90, क्लियर। ओके, अब इसको बैलेंस कर लें फटाफट, इसको बैलेंस कर लें बाय बैलेंस सी डी या बी डी सी डी। ओके, इसकी टोटल करो 150 प्लस 1 लाख 250। अच्छा, इसके टोटल कितने करें 2 लाख, सो 250 माइनस 2 लाख इज इक्वल्स टू 50,000। चल दोनों साइड बराबर हो गई है ना बच्चों, बढ़े आगे। हाँ सर बढ़ो। चलो अब अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। अब अपन को क्या बनाना है सर, रिसिप्ट पेमेंट तो बना लिया, ये तो अपने को ऑलरेडी गिवन होगा। अब अपने को दो चीज बनानी है, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ। एक तो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनानी है बैलेंस शीट। चलो बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये देखना बच्चों, ये बनाया मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, आगे क्या लिखेंगे, फॉर द बोलो 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 ईयर एंडेड। अच्छा, क्या है इसका ईयर एंडेड, जल्दी बताओ बच्चों। 31 मार्च 2020। चलो ये देखो मैंने आपके लिए बना लिया बस, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी साइड है बेटा, डेबिट साइड। ये कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। अच्छा, यहां क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, यहां क्या लिखेंगे अपन, एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे सर इनकम, ठीक है ना, बढ़े आगे। अच्छा, और क्या बनाना है सर, सर एक चीज और बनानी है, बोलो 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 बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के आगे वर्ड क्या लिखेंगे, एज एट 31 मार्च 2020। बना है बैलेंस शीट। चलो अच्छा, बैलेंस शीट में यहां क्या लिखते हैं बच्चों, लाइबिलिटी। अरे क्या लिखते हैं, लाइबिलिटी, और यहां पे एसेट। एक मिनट में मार्कर दूसरा ले लूं, मार्कर चल नहीं रहा है। चलो बढ़े आगे, जल्दी से बताओ इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या लेता था, जल्दी बताओ, कैपिटल या रेवेन्यू, फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या लेता था, कैपिटल या रेवेन्यू। सर ये सिर्फ लेता था रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इनकम की बात करें
बाय रेवेन्यू इनकम। ठीक है बच्चों। अच्छा, बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में अपन लायबिलिटी में क्या लिखते थे, बताओ बताओ, कैपिटल रिसिप्ट, और यहां पे बच्चों कैपिटल पेमेंट, है ना। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां है सर अपने लिए, रेवेन्यू ये रहा, रेवेन्यू पेमेंट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, एक है सैलरी पेड, यहां लिखा मैंने सैलरी पेड, बताओ कितनी सैलरी दी अपन ने, 40। अच्छा, और कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है सर, इलेक्ट्रिसिटी पेड, देखो 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 ध्यान से, यहां लिखा मैंने इलेक्ट्रिसिटी पेड। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कितना है बेटा, 50,000, तो 40 प्लस 50 90। ठीक है, बढ़े आगे। अब बात करते हैं अपन रेवेन्यू इनकम। अच्छा, अब बताओ रेवेन्यू इनकम मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट कहां है, रेवेन्यू रिसिप्ट सर ये रही, है ना। अच्छा, कौन कौन से रेवेन्यू रिसिप्ट है, डोनेशन, देखना डोनेशन, कितना डोनेशन मिला अपने को, 80। अच्छा, और क्या है सर, रेंट फ्रॉम हॉल, या लिखा मैंने रेंट। ठीक है, समझ जाओगे कितना, 20, तो 80 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1 लाख। बढ़े पक्का। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकाले। अच्छा, यहाँ पे कितना है बेटा, 1 लाख, यहाँ पे कितना है 90, ये वाली साइड शॉर्ट है। अच्छा, ये वाली साइड शॉर्ट आई, मतलब अपने लिए सरप्लस, और ये हो गया अपना बैलेंसिंग फिगर। जल्दी बताओ बच्चों कितना है सरप्लस, 1 लाख माइनस 90, 10,000, है ना। बढ़े आगे, चलो बच्चों बढ़े पक्का। ठीक है, चलो अब आ जाओ कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां देखो कौन कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है सर, ये बताओ कौन कौन सी है, बैंक लोन, अच्छा कितना है बैंक लोन, 50,000, और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यहां लिख दूंगा डिबेंचर्स। ठीक है, बताओ डिबेंचर्स कितने, 1 लाख, तो 50 प्लस 1 लाख इज इक्वल्स टू 150, है ना। बढ़े आगे, चलो कैपिटल पेमेंट कहां है, कैपिटल पेमेंट सर ये कैपिटल, क्या क्या है, मशीन और फर्नीचर, तो यहां लिख देता हूं मैं मशीन, और यहां लिख देता हूं मैं फर्नीचर। अच्छा बताओ मशीन कितनी है बेटा, 50, फर्नीचर कितना है 60, 50 प्लस 60, ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में अपने पास बेटा ये देखो, ये बाय बैलेंस सीडी था, तो ये अपने पास अपने लिए क्या है, क्लोजिंग कैश, और कैश क्या होती है बेटा अपने लिए एसेट, तो ये अपन कहां लिख लेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कितना है क्लोजिंग कैश अपने पास, 50, तो यहां अपन ने लिखा कैश इन हैंड। चलो अभी भी खत्म नहीं हुआ बेटा। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में अपन एक तो लिखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, क्लियर, और एक चीज अपन और लिखते थे कैपिटल फंड। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में अपने पास कहीं भी कैपिटल फंड है, ढूंढ के बताओ कहां है अपने पास कैपिटल फंड, नहीं तो एक बार के लिए अपन नील मान के चले, तो अपन एक बार के लिए कैपिटल फंड मान लेते हैं नील। ठीक है बेटा, अब कुछ है ही नहीं। ओके, अब मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आपको सरप्लस हुआ है या डेफिसिट, क्या हुआ है सर, सरप्लस, तो सरप्लस क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। अच्छा कितना सरप्लस है, 10,000, क्लियर, तो 150 प्लस 10 160, और 110 प्लस 50 160, क्लियर बच्चों। तो ये आपको गिवन होगा, अब अपन को बनाना है इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है बेटा कि एक एनपीओ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है, उसको रिसिप्ट में पेमेंट गिवन होता है, वो क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन से सब समझ में आ गया होगा कि अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू इनकम, और बैलेंस शीट की जब अपन बात करते हैं तो बैलेंस शीट में अपन क्या लेते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट। क्लियर बच्चों, इसको कॉपी कर लो फास्ट।